बच्चे खुशी खुशी इस पढ़ाई को एक अपने दिमाग पे प्रेशर ना लेकर एक मतलब इसको भी एक एंजॉय करने वाला एक फैक्टर समझे, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, इसमें फिर स्मार्टनेस की बात आ गई है जी। पेरेंट की। देखिए, पहले तो हमें बच्चों को ये बताना है कि पढ़ाई जिंदगी का हिस्सा है, पढ़ाई पूरी जिंदगी नहीं है। ये एक बहुत गहरी बात है, हमें इसको समझना होगा। हमें लगता है कि बच्चे की जो जिंदगी है वो बस पढ़ाई है। तू आराम से बैठ, मैं खाना लाती हूँ, तू पढ़ाई कर। तू कहीं बाहर नहीं जाएगा, आराम से बैठ, पढ़ाई कर। टीवी मत देख, किसी से बात मत कर, है ना, तू खेलने नहीं जाएगा। क्या करते हैं हम, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस बच्चे पर लगा देते हैं। उनको लगता है कि जो पढ़ाई है वो मेरे लिए एक राक्षस है। हमें बच्चों के साथ विभा जी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल होता है, कौन सा विफल होता है, ये समय बताएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्ते पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एक और एपिसोड हम करेंगे श्वेता जी के साथ। श्वेता जी हमारे साथ फिर आ गई, हमको समझाने के लिए, नया सिखाने के लिए। फ्रेंड्स, एक छोटा सा इंट्रो इनका दोबारा से देती हूँ मैं आपको। सारनाथ बुक की राइटर हैं ये, 14 साल से ध्यान में है, सोल कोच हैं, पेरेंटिंग पे बहुत क्लासेस लेती हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड सबको जूम सेशंस लेकर ध्यान करवाती हैं। तो आइए इनका एक बार मिलकर फिर से स्वागत करते हैं। तो श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। थैंक यू विभा जी, थैंक यू। आपका बहुत धन्यवाद और पीएमसी हिंदी का बहुत धन्यवाद। पिछली एपिसोड में मैंने आपसे पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, उनको कैसे हमें बढ़ाना चाहिए, वो समझा। अब कुछ और नया समझते हैं आपसे। तो हम ध्यान कर रहे हैं, बहुत समय से ध्यान कर रहे हैं, पर हमको अनुभव नहीं होते। बहुत से मतलब परेशानी लगती है क्योंकि सब लोग बताते हैं हमको अनुभव हो रहे हैं, परंतु हमको कुछ भी नहीं हो रहा, काला पीला भी नहीं दिख रहा। तो कैसे पता चले कि हमने ध्यान करा है और अच्छा ध्यान हुआ? ये विभा जी बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है और बहुत सारे ध्यानियों के मन में ये रहता है कि दूसरों को ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि हर आत्मा की अपनी एक यात्रा है, उसकी अपनी एक लर्निंग है। वो अपने ढंग से यहाँ पर जीवन को अनुभव करने आई है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसके जो अनुभव होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर मान लीजिए मुझे आंखें बंद करके नज़र आ रहा है, आपको नहीं नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान नहीं कर रहे हो या आपको विश्व ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो रही। हम दोनों को ही विश्व ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। वो जो तीसरे नेत्र के अनुभव हैं या कुछ दिखाई देना है, सुनाई देना है, वो में भी कुछ एक समय के लिए हैं। उसके बाद आपका ये अनुभव बदल सकता है। और जिनको दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा या कोई ऐसे आंखें बंद करके अनुभव नहीं हो रहा, उनको वो अनुभव या तो किसी जन्म की यात्रा में हो चुके हैं या आने वाले समय में होंगे। महत्वपूर्ण विभा जी क्या है आपकी ध्यान यात्रा में? आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आंखें खोलकर आप अपने जीवन को कैसा जी रहे हैं। आंखें बंद करके जो अनुभव हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है आंखें खोल के हम कैसे जीवन को जीते हैं। इसलिए जिन मित्रों के मन में ये रहता है कि मुझे आंखें बंद करके कुछ नहीं दिखाई देता, वो बिल्कुल अपने आप को इस प्रश्न से मुक्त करें। आपको भी उतनी ही विश्व ऊर्जा मिल रही है जितना कि किसी को देखने वाले को या सुनने वाले को। वाओ, वंडरफुल। क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत से लोग ध्यान कर नहीं पाते। उनको ये अपने मन में रिग्रेट सा रहता है कि जैसे मैं तो ध्यान ही नहीं हूँ। तो उन लोगों को आज बहुत तसल्ली हुई होगी। फ्रेंड्स, हम उन मित्रों की बात कर रहे हैं जिनको कुछ अनुभव नहीं होता, तो वो अपने आप को कुछ अलग ना समझें, कुछ नेग्लेक्टेड फील ना करें। हम सब एक ही नाव के सवार हैं, हम सब इस ध्यान यात्रा की सवारी हैं, यात्री हैं। तो बहुत सुंदर। तो जिसे बहुत सो को
ध्यान कर रहे हैं, सुनने में आता है कि थर्ड आई ओपन हो गई, तो क्या सबकी हो जाती है और जिनकी होती है या नहीं होती है, ये कैसे पता चले? ये थर्ड आई दिखे, जैसे हम विश्व ऊर्जा की हमें प्राप्ति हुई, हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे आज्ञा चक्र तक ऊर्जा आई, तो ऊर्जा वहां पर अपना कार्य करेगी। अब जैसे तीसरे नेत्र का खुलना ना खुलना, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, ना ही हम इसको तोल सकते हैं, माप सकते हैं, ना ही ये कहीं मेंशन है। हाँ, लेकिन कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिससे कि हमें लगता है या हमें महसूस होता है कि मेरा ये तीसरा नेत्र खुल चुका है। फर्स्ट एक्सपीरियंस इसमें ये होता है कि जैसे आपने ध्यान करा, आपको एक सेंसेशन, ऊर्जा, वाइब्रेशन अपने दोनों आईब्रोज के सेंटर में, जहाँ पर कि हमारा आज्ञा चक्र है, वहाँ पर महसूस होने लगती हैं। कई बार किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ईचिंग हो रही है या कुछ जैसे किसी भी तरह की ऊर्जा का अनुभव जो है वो होने लगता है। कईयों को प्रकाश की अनुभूति होती है। तो इट मीन्स ये आपका ये जो चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कईयों को विजन्स आते हैं, कोई वो देखने लगते हैं, कई मास्टर्स के दर्शन होने लगते हैं, अपनी पिछली जिंदगियों में पहुंचने लगते हैं। इट मीन्स कि वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह जो है वो आरंभ हो गया है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि आंख बंद करके जो अनुभव है वो एक तरफ है, लेकिन आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो तीसरा नेत्र है ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता है? बुद्धि। जैसे जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, हमारे तीसरे नेत्र पर जब ऊर्जा सक्रिय होती है तो हमारी बुद्धि का विस्तार होने लगता है। जैसे जैसे हम हर रोज ध्यान करेंगे, हम देखेंगे हमारा परसेप्शन चेंज हो गया है। पहले जो विचारधारा थी वो अब विचारधारा नहीं है। पहले जो दूसरों के साथ बिहेव था वो अब नहीं है। जैसे कि हम एक गुस्से का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ध्यान करने से पहले आपको गुस्सा आता था, लेकिन ध्यान करने से धीरे धीरे क्या हुआ, आपको गुस्सा आना बंद हो गया। वो क्यों? क्योंकि जब आपके तीसरे नेत्र पर ऊर्जा सक्रिय हुई तो आपकी बुद्धि पर ऊर्जा गई। तो आपकी बुद्धि ने आपको आपके दिमाग तक या क्या मैसेज किया कि मुझे इन छोटी छोटी बातों पर अब गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। धैर्य के दृष्टिकोण से जीवन को देखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो बुद्धि होती है वो हमारे इस भौतिक शरीर से संबंधित है। एक है चेतना। चेतना क्या है? जब हम आत्मा की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, जब हम धीरे धीरे ध्यान करने से इस ब्रह्मांड की चेतना में एक होने लगते हैं तो हमारी बुद्धि चेतना में परिवर्तित होने लगती है। यानी कि जो हमारा सोचने समझने का ढंग है या हमारी जो विचार शक्ति है वो विस्तृत रूप में होगी। इसको बड़े साधारण एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने ध्यान शुरू करा। क्यों करा? कि उसे अपने शरीर को स्वस्थ करना है। जैसे जैसे उसका शरीर स्वस्थ हुआ, उसको मन की शांति मिली, भावनाओं में संतुलन हुआ, धीरे धीरे उसके विचारों में बदलाव आया। क्या बदलाव आया? कि अब मैं ये ध्यान दूसरों को बताऊं। कहाँ वो इंसान ने जब ध्यान को शुरू करा अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए करा, लेकिन धीरे धीरे उसके विचार में क्या परिवर्तन आया कि अब मैं इस ध्यान के बारे में दूसरों को बताऊं। फिर दूसरों को बताने से आगे क्या हुआ कि अब मैं इसको समाज तक लेकर जाऊं, समाज के और लोगों तक लेके जाऊं। बुद्धिजीवी हैं, बच्चे हैं, कोई भी एक आयु वर्ग है, उन सब तक लेकर जाऊं। फिर धीरे धीरे क्या परिवर्तन होता है कि ये ध्यान की ऊर्जा पूरे जगत में हो। यानी कि जो उसने अपनी एक सीमाएं बनाई हैं, एक इंसान सीमा ने का विस्तार हो गया, विस्तार हो जाता है। उसका सोचने का जो समझने का ढंग है वो बढ़ता जाएगा। ये एक सबसे बड़ा साइन है आपके तीसरे नेत्र के एक एक्टिव होने का। उसमें जो ऊर्जा है वो कम ज्यादा होती रहेगी क्योंकि हमारी भावनाएं हैं। हमारी भावनाएं जो होती हैं वो असंतुलित होती रहती हैं। कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हमें अच्छा नहीं लगता। कभी हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कभी हम जागरूक होते हैं, कई बार हम अज्ञान भी होते हैं। तो ऊर्जा आती जाती रहती है, लेकिन एक संपूर्ण रूप में
एक बेहतर जीवन को जीना और लयबद्धता में जीवन को जीना, वो हमें ध्यान के माध्यम से आता है और जब हमारे आज्ञा चक्र में ऊर्जा सक्रिय होती है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमको समझाया कि ये थर्ड आई असल में है क्या, कैसे एक्टिवेट होती है और इससे हमको फायदा क्या है और इसको समझें कैसे हम। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार थर्ड आई हमारा काम करती है। हमको कैसे पता चले, जब हम मैं से हम तक पहुंच जाएं, तब समझ लीजिए कि हमारी थर्ड आई ओपन हो गई। श्वेता जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है मेरा, ये बैलेंस है या इनबैलेंस है? क्योंकि चक्रा तो हमारे इनबैलेंस भी होते रहते हैं और बैलेंस भी होते रहते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आज्ञा चक्र बैलेंस्ड है या इनबैलेंस हो गया है? देखिए, जब इसमें ये जो चक्र है ये हमें रिप्रेजेंट करता है हमारी बुद्धि। जैसे जैसे हमारी बुद्धि बढ़ेगी तो इसका अर्थ ये है कि मेरा चक्र संतुलन में हो रहा है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन आपकी स्थिति अभी भी पहले के जैसी है, किंतु परंतु है, जीवन में आप कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं, अगर आप अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हुए हैं, इसका अर्थ ये है कि आपका ये चक्र अभी एक्टिव नहीं हुआ है। आपको ये प्रयासरत रहना होगा कि मेरा ये चक्र जो है इसकी ऊर्जा को मैं बढ़ाऊं, क्योंकि हमें एक चक्र नहीं, हमें हर चक्र की ऊर्जा को कुछ तो सहज ही बढ़ जाएगी, ध्यान करने से सहज बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन क्या आप उस बढ़ी हुई ऊर्जा को सदुपयोग कर रहे हैं? अगर आपकी बुद्धि आपके तीसरे नेत्र से बढ़ रही है, क्या उसको आप अपने जीवन में उसका सदुपयोग कर रही हैं? बुद्धि का इस्तेमाल कर रही हैं या पहले वाली ही चीजों में है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे संसारिकता में आपसी संबंधों में बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी की छोटी कही हुई बात को हम मन पे ले लेते हैं या हम आत्म पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। क्या वो आत्म पीड़ा अभी भी आप अपने आप को दे रहे हैं या उससे ऊपर उठ गए हैं? दूसरों की छोटी छोटी बातों को फिर अपने मन पर ग्रहण कर रहे हैं या अपनी बुद्धि से आप आगे बढ़कर उसे लेट गो कर रही हैं? क्योंकि बुद्धि होगी तभी आप लेट गो करेंगे, तभी आप स्वीकार करेंगे, तभी आप अपने एफर्ट्स भी करेंगे। क्या आप अपनी व्यवहारिकता में, अपने सोच विचार में अंतर कर रहे हैं कि मुझे दूसरों का कहा हुआ अपने मन पर उसे हावी नहीं होने देना? क्यों? क्योंकि मेरी ऊर्जा उससे नष्ट हो जाएगी। मुझे अपने ऊर्जा को बैलेंस में रखना है। अपने जो भाव हैं मन के, उन्हें ना तो नीचे गिरने देना है, ना ही उसे ज्यादा हवा में जाने देना है, यानी कि उसे ओवर होने देना है। प्रयास करना है कि हम उसे बैलेंस करें। और इसको हम एक चीज और से कर सकते हैं। जैसे हम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बोलने में जागरूकता, अपने देखने में अवेयरनेस, हर चीज के अंदर हम अवेयरनेस को डालें, जागरूकता को डालें। कोई भी काम है उसके अंदर एकाग्रता को डालें। चाहे आप अपने घर का काम कर रही हो, कोई भी अपने ऑफिस का काम कर रहा है, उसमें अपनी एकाग्रता को डालें ताकि हमारा वो काम एफिशिएंटली हम उसको पूरा करें, हमारी कार्य क्षमता बढ़े। तीसरे नेत्र से हमें आभास शक्ति, इंट्यूशन पावर का एक तोहफा मिलता है। उस तोहफे को हमें कैसे अपने जीवन में उतारना है, ये हम अवेयरनेस के साथ ही समझेंगे। अगर आप सक्षम हो जाते हैं उसे अपने जीवन में उतारने में, तो आपका ये चक्र बैलेंस है। अगर आप नहीं उतार पा रहे हैं तो इट मीन्स आपने अभी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करा। और इसकी बात एक और है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर पैशनेट हो जाते हैं, हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि मेरी बुद्धि से कोई किसी का मुकाबला नहीं, ईगो का आना, तो इट मीन्स आपका ये चक्र ओवर एक्टिवेट हो गया है। आपको अपने आप को बैलेंस करने की, धैर्य रखने की, जागरूक होने की आवश्यकता है। विभा जी, हमारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कहाँ पर हम ओवर हो रहे हैं, कहाँ पर हम कम हो रहे हैं, अब कब हम संतुलित हैं। सो इसलिए हमें प्रयास करना है
ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुद्धि जो कि चेतना में परिवर्तित हो चुकी है उसे संतुलित रखने में। फ्रेंड्स, आप समझिए किस तरीके से हमें किसी बाहर की किसी की आवश्यकता नहीं है। अपने आप के चक्र को, अपने आज्ञा चक्र हमारा बैलेंस है या इम्बैलेंस है, ये जानने के लिए बहुत इजी है। क्या मैं एक्टिव हूँ, प्रोएक्टिव हूँ, क्या हूँ, किस तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ, कितनी इम्पल्सिव हूँ, इन सब चीज़ों से ही हमें पता चल जाएगा। तो श्वेता जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ध्यान कर रही हूँ, मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, पर इससे मुझे क्या पता चलेगा कि क्या मेरी इंद्रियां भी एक्टिव हो रही हैं, बैलेंस्ड है, कैसे पता चलेगा ये सब कुछ? बहुत सुंदर प्रश्न है मैम ये, और ये हर एक साधारण ध्यानी के लिए इसको समझना बहुत आवश्यक भी है। जैसे जैसे हम सब ध्यान करते हैं, हमारी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे उनकी जो क्षमता है वो भी बढ़ने लगती है। जैसे कि हम इन दो आँखों की बात करें, अभी तक हम इन दो आँखों से वही देख रहे हैं जो हमें दिखाई देता है। यानी कि जैसे मैंने बुद्धि और चेतना की बात करी कि जो हमें हमारी बुद्धि यानी कि हमारी भौतिक बुद्धि दिखाएगी, हमें वही नज़र आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे हमारा देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जैसे कि हम इसको समझते हैं कि एक इंसान से हम पहली बार मिले, हम जब उसको देखेंगे उसको जजमेंट्स के साथ देखेंगे, है ना। तो जैसे जैसे अगर हम जजमेंट्स में देखते हैं, हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या नेगेटिव है, ये शो ऑफ कर रहा है, इसके अंदर ईगो है, ये अपने आप अपना सोशल स्टेटस बता रहे हैं। लेकिन जब हम एक ध्यानी के नज़रिए से इन दो आँखों से देखते हैं तो हम उस इंसान की खूबसूरती को देखते हैं। कौन सी खूबसूरती? उसके अंदर की खूबसूरती, उसकी आत्मा की खूबसूरती, किस इंसान के क्या गुण हैं। ये इंसान सबके साथ बहुत प्रेम करता है, इसके पास अनकंडीशनल लव है, इस इंसान की नेचर है कि सबको सहयोग देना। यानी कि जब हमारा इन दो आँखों से देखने का नज़रिया बदल जाता है तो हमारी इस इंद्री की, आँख की, यानी उसकी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, क्षमता बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारे दिमाग का चलना और हमारा स्मेल करना। जैसे कि अब हम मान लीजिए हम किसी स्थान पर गए हैं तो हमारी जो एक स्मेल करने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। हम स्मेल से ही समझ सकते हैं कि उस प्लेस की ऊर्जा कैसी है, या हमने किसी इंसान को टच करा या फील करा या उसको गले लगाया तो उनकी स्मेल से उनकी ऊर्जा कैसी है। अब ये नहीं, इसमें भी हमने जजमेंट्स डालनी है। हम ये फील करें, किसी ने आपको गले लगाया कि वाओ, इनके अंदर कितना प्रेम है मेरे लिए, कितनी रिस्पेक्ट है, ना कि हम ये सोचें कि इसने किसी कारण से मुझे गले लगाया है। यानी कि हमारी बुद्धि जो कि चेतना में परिवर्तित हो गई है, उसका इम्पैक्ट हमारी एक एक ज्ञान इंद्री पर आता है। और ये कैसे होगा, ये भी हम कैसे अनुभव करेंगे? अगर हम जागरूक हो रहे हैं। ये एक्टिव होती हैं, एक्टिव होंगी, जो ध्यान करेगा एक्टिव होगी, जो ध्यान नहीं भी करेगा मे बी उनकी भी एक्टिव है। लेकिन क्या आप उसको समझ रही हैं? क्या उसको आप अनुभूति आपकी कर रही हैं? जब आप उसकी अनुभूति कर रहेंगी तो आपको वो चीज़ों का अपने आप एहसास होगा। अगर आप अनुभूति नहीं करना चाहती हैं, उसे अनुभव नहीं करना चाहती हैं, तो उसका एहसास भी आपको नहीं होगा। और हमने अपनी इन ज्ञान इंद्रियों से हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को स्थानांतरित करें। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आप सबको देना चाहूँगी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हम किसी समारोह में गए, किसी शादी में गए, हम देखते हैं वहाँ पर कैसा खाना है, वहाँ पर कैसी साजो सज्जा है, कैसे कौन कपड़े पहन कर आया है, और वहाँ के लोग जो बातें करते हैं हम वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। साधारण मनुष्य यही करेगा। लेकिन अगर आपकी इंद्रियों का आपका विकास हुआ है, आप ध्यान करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी स्माइल से, अपनी कन्वर्सेशन से उन लोगों को तक ध्यान की ऊर्जा को पहुंचा पाएंगे। उन लोगों तक ये एक अच्छा मैसेज आप दे पाएंगे। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, जब से हम सब ध्यान करते हैं
तब से आप देखिए कि ऐसे टॉपिक्स क्या आपकी ज़िंदगी में बंद हुए? हम जब भी किसी से मिलते हैं हमारी बात क्या होती है? ध्यान की या किसी को प्रोत्साहित करने की। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इंद्रियां अब सक्षम हो रही हैं। उनका विस्तार, उनका विकास धीरे धीरे हमारे ध्यान करने से हो रहा है। तो देखिए कितना साधारण है। इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे साइंस के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम अवेकन्ड हैं, हमारी इंद्रियां आगे बढ़ चुकी हैं। बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हमको श्वेता जी समझा रही हैं कि अपनी इंद्रियों को हम कैसे जानें। यदि हम हर चीज के अंदर अब पॉजिटिवनेस, मिरेकुलसनेस हम फील कर पा रहे हैं, हमारी फीलिंग जो पहले नहीं थी, जो हम पहले नेगेटिव ज़्यादा देखते थे, पॉजिटिव कम, अब पॉजिटिव ज़्यादा देखते हैं, नेगेटिव तो शायद देखना भूल गए हैं। तो हम समझ लीजिए कि हमारी इंद्रियां अब जागरूक हो गई हैं। वो बहुत प्यारे तरीके से श्वेता जी आपने हमको समझाया। तो जैसे अब ओवर थिंकिंग, हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हमको कहा है सोचिए मत, कोई विचार मत कीजिए। परंतु मैं एक अभी नई न्यू कमर हूँ, ध्यान में आई हूँ और इतना सोचती हूँ कि काम कम करती हूँ और सोचती ज़्यादा हूँ। ओवर थिंकिंग जिसे कहना चाहिए, कि थिंकिंग पर थिंकिंग ओवरलैपिंग होती रहती है हर वक्त। तो उससे कैसे बचूं? अगर मैं ओवर थिंकिंग करती रहूंगी तो ध्यान कब करूंगी? बिल्कुल, देखिए व्यर्थ का सोचना जितना हम ये करेंगे हमारी ऊर्जा नष्ट होगी। पहले तो हमें ये बात समझनी होगी। मान लीजिए आपने 1 घंटा ध्यान करा और उसके बाद आपने अपनी व्यर्थ की जो सोच थी वो ध्यान करने के तुरंत बाद वो शुरू कर दी, तो उससे क्या हो गया? आपका 1 घंटे का जो ध्यान था वो व्यर्थ हो गया। व्यर्थ के विचारों का हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हम आंखें खोलकर भी अपने श्वासों पर ध्यान दें। जिस तरह से हम ध्यान करते हैं आंखें बंद करके अपने श्वासों का आना जाना महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह से हम आंखें खोलकर भी अपने श्वासों के लिए जागरूक रहें। जैसे मान लीजिए मुझे बहुत सारे विचार आए तो मैं क्या करूँगी? इमीडिएटली अपने आप को अलर्ट करूँगी, अपने श्वासों का आना जाना महसूस करूँगी। उससे क्या होगा? मेरे जो दिमाग का ट्रैफिक जाम हो रखा है विचारों का, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों को व्यर्थ के विचार, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ये हो रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आंखें खोलकर अपने श्वासों की ओर ध्यान दें। आंखें बंद करके भी, यानी कि ध्यान करके भी, और आंखें खोलकर भी। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारे विचार इकट्ठे हो गए, ऑफिस के अंदर हैं आप, तो इमीडिएटली अपने काम का पॉज लें, 1 मिनट रुकें, अपने श्वास के आने जाने पर ध्यान दीजिए और अपने उन विचारों को जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए और अपने आप को संतुलन की स्थिति में ले आइए। और ये प्रैक्टिस से होगा। ये 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते या 10 दिन की बात नहीं है। जितना हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा हम इसमें सक्षम होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि कैसे इस ओवर थिंकिंग से हम बचें। आसान है, इतना कठिन भी नहीं है। आंखें खोलकर भी हमें सांसों के साथ रहना सीखना पड़ेगा। जब भी हमको लगे कि हम किसी विचारों में अपने आप को डुबो दिया हमने, तो उनसे बचने के लिए वापस अपनी सांसों पर आ जाइए। इतना तो सरल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं। तो श्वेता जी, फास्टिंग का बहुत कुछ सुना है हमने, और ध्यान में भी हमको पत्री सर भी कहते हैं कि फास्टिंग करनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो फास्टिंग क्यों करें, कितनी करें, और करें तो इसे किस प्रकार करें, और इसमें क्या क्या खाएं? ये सभी कुछ एक ही प्रश्न में मैंने आपसे बहुत कुछ पूछ लिया। तो प्लीज हमें बताइए, हमारे ध्यानी मित्र सब जानना चाहते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर हम भोजन से संबंधित फास्टिंग या व्रत, उपवास की बात करते हैं, हम में से बहुत मित्र जानते भी हैं कि जब हम अपने पेट को विश्राम देते हैं, क्योंकि हमारे पेट का कार्य है भोजन को पचाना, जो भी हम खा रहे हैं उसका जो पाचन क्रिया है वो पेट से हो रही है। अगर हम उपवास करते हैं, यानी कि भोजन को जो है स्किप करते हैं या कुछ देर के लिए हम ग्रहण नहीं करते हैं,
तो हमारी जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से होती है। अपनी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर एक व्यक्ति को उपवास करना ज़रूरी है। कम से कम हफ्ते में हम एक बार उपवास ज़रूर करें। बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप 2 बार करना चाहते हैं या हम हर रोज़ भी उपवास कर सकते हैं। हर रोज़ उपवास करने का अर्थ क्या है कि हम एक टाइम पीरियड के अंदर ही हम भोजन जो है वो ग्रहण करें। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह उठे, आप अपने दिन की शुरुआत जो है वो फल से कर सकते हैं, किसी तरह के जूस से कर सकते हैं, हर्बल टी से कर सकते हैं, जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ हैं उनका पानी ले सकते हैं, मेथी का पानी ले सकते हैं। इतने सारे हमारे हर्ब्स हैं, है ना, तुलसी का पानी है। उन चीज़ों से हम जो है अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा शरीर डिटॉक्स होगा। जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी विषैले, जितने भी जो भी विष हमारे भीतर जमा हुआ है भोजन पदार्थ का, वो अपने आप ही हमारे अंदर से निकासित होना शुरू हो जाएगा। फिर हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम एक निश्चित समय के अंदर ही भोजन को ग्रहण करें, है ना। अगर हम एक निश्चित समय के अंदर ही भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, मान लीजिए हम 5 बजे के बाद कुछ खाने को नहीं ले रहे हैं या 6 बजे के बाद नहीं ले रहे हैं, तो रात के दौरान हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से कार्य कर पाएगा। यानी कि जो अन्न हमने दिन में ग्रहण किया है उसको पचने में भरपूर समय मिलेगा। जो हम अन्न लेते हैं उसे 16 घंटे पचने में लगते हैं। जो हम फल फ्रूट लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, उनको 6 से 8 घंटे लगते हैं। सो हम अपने शरीर को उपवास रखकर उसे ब्रेक दें ताकि जो हमने खाना लिया है उसको पचने का समय मिले। अब मान लीजिए हम अन्न ले रहे हैं, बार बार स्नैक्स ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जितना हम अन्न ले रहे हैं अब हम अपने शरीर को वो समय तो दे ही नहीं रहे हैं कि वो पच सके। अपने शरीर को, पाचन तंत्र को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है कि हम भोजन को एक निहित समय से लें। ये तो बात हो गई भोजन की। क्या हमें पता है हमें और बहुत सारी चीज़ों की फास्टिंग करनी चाहिए। अच्छे शब्दों को बोलना, अपनी व्यवहारिकता को पॉजिटिव रखना, यानी कि आज जैसे मान लीजिए मैं व्रत लेती हूँ कि मैं नेगेटिव थिंकिंग नहीं करूँगी। आज मैं व्रत लेती हूँ कि आज मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूँगी। आज मैं व्रत लेती हूँ कि मैं पूरा दिन अवेयर रहूँगी। आज मैं ये व्रत लेती हूँ कि आज मैं अपने विचारों को देखूँगी। उससे क्या होगा, हमारे विचारों की, हमारी भावनाओं की कल्टीवेशन होगी। हमारे अंदर अच्छे विचार, अच्छे शब्द भीतर में समाहित रहेंगे अगर हम अपने शब्दों का और अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का हम फास्टिंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्रास है फ्रेंड्स। हम सिर्फ भोजन तक हमें सीमित नहीं रहना है, हमें इनसे भी आगे बढ़कर फास्टिंग को जो है वो विचारों तक लाना है। मौन रहना, शब्दों का उपवास करना। जब आपका मन कहे चुप रहें, जब आपका मन कहे तब आप बोलें, ताकि आपके शब्द रिफाइन हो, आपके बोलने में धैर्य हो, आपके बोलने में इतनी सक्षमता हो कि आपको सुनने वाला आपसे प्रभावित हो सके। वो कैसे होगा, जब आप अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलेंगे। जब जरूरत है तब बोलें, जब जरूरत नहीं है तो नहीं बोलें। मन कह रहा है 2 दिन की मौन की पालना करो, करें। मन कह रहा है 1 हफ्ते की मौन रखें, रखो। मौन रखने से हमारे कर्मा भी हील होते हैं। सो फास्टिंग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सभी तरह से हमें करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप जान गए कि उपवास केवल भोजन का नहीं होता, हमारे विचारों का भी होता है, शब्दों का भी होता है, हम जो देख रहे हैं उसका भी होता है, हम जो सुन रहे हैं उसका भी होता है। तो फ्रेंड्स, आइए मिलकर कोई उपवास, कभी दृष्टि का,
कभी सुनने का, कभी विचारों का, कभी शब्दों का और कभी भोजन का। समय बांधते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किस दिन क्या करना है। बहुत सुंदर श्वेता जी, बहुत प्यारे तरीके से आपने हमको ये समझाया। तो ध्यान कर रही हूँ मैं, शून्य स्थिति में पहुंच गई या नहीं पहुंच गई, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, किसी भी प्रकार का, केवल ध्यान करना पता है। और सब कहते हैं कि शून्य में पहुंचिए। कैसे जानूं मैं कि मैं शून्य में पहुंची या नहीं? शून्यता को एक भारी हैवी वर्ड हमें नहीं बनाना। ओके। कि ये कैसे प्राप्त होगी। हम बहुत बार शून्य होते हैं, बहुत बार शून्य नहीं होते हैं, लेकिन एक सृष्टि चक्र, आरंभ अंत, अंत से फिर समाप्त होना, आरंभ होना, ये एक सृष्टि चक्र है। शून्यता, जो हम शुरू करेंगे उसका अंत भी होगा, जिसका अंत होगा वो फिर प्रारंभ होगा। अगर हम ध्यान से अपने जीवन को देखें बहुत सूक्ष्मता से, हमारे जीवन में रोज आरंभ होता है, रोज अंत होता है, रोज नए विचार बनते हैं, रोज नए शब्द बनते हैं, अंत होते हैं, उनसे हम सीखते हैं, जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जीवन का सीखना, समझना, जीवन को भरपूर जीना, ये सब कुछ अंत आरंभ है। अंत और आरंभ के बीच ही शून्यता है। ये कोई ऐसी स्टेज नहीं है कि हम आत्मज्ञानी हो गए, हमें कोई दर्शन हो गए, अब इसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं है, अब बस, ऐसा तो हमें सोचना ही नहीं है। शून्यता का मतलब अपने आप को एक सरेंडर में रखना, जीवन जो हमें दे रहा है उसे स्वीकार करना, हर पल जीवन को भरपूर जीना शून्यता के साथ। अगर हम देखें, अब सूर्य गोलाकार है, शून्य है, चंद्रमा गोलाकार है, ऊर्जा जो अगर हम उसको अनुभव करें, सितारों की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, अब कई हर चीज शून्य है। शून्यता हर समय हमें ये संदेश देती है कि हमें अपने अंदर जीवन को भरपूर जीते हुए स्थिर रहना, संतुलित रहना। अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आई है, मैं संतुलित नहीं रह पाई या मैं स्थिर नहीं रह पाई, लेकिन उसमें से मैंने कुछ सीखा, मैं उसमें से सीखकर आगे बढ़ गई, फिर उसमें से एक जीवन का पाठ लिया। जीवन के हर समय पाठ को लेना, ग्रहण करना, संतुलित होना, स्थिर होना, फिर गिरना, यानी कि उतार चढ़ावों के बीच में आने को ही हम शून्यता कहते हैं। शून्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जीरो हो जाना। जीरो को भी अगर हम ध्यान से देखें, जीरो के अंदर भी लर्निंग है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, माँ और बच्चे के संबंध से आपको समझाती हूँ। एक प्रयास करती हूँ मैं सभी दोस्तों को समझाने का कि माँ अपने बच्चे से हमेशा अटैचमेंट में है, वो हर समय उसके बारे में सोच रही है, लेकिन वो अपनी ध्यानी प्रवृत्ति से उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया कि उसके भीतर स्थिर भाव है। वो तैयार है अपने बच्चे को जीवन को अनुभव करने देने के लिए। यहाँ पर शून्यता है, यहाँ पर स्थिरता है कि वो निर्लेप है, वो अटैचमेंट में नहीं है, वो चाहती है मेरा बच्चा सीखे और आगे बढ़े। मन के भीतर भावों को स्थिर करना, शून्य कर लेना, जीरो कर लेना, सरेंडर कर देना, जो जीवन में जिसके हो रहा है उसको होने देना और मेरे जीवन में जो हो रहा है उसको भी होने देना। शून्यता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके भीतर अपने आप को बार बार चेक करना कि क्या मैं उसके भीतर हूं या मुझे उसको और समाप्त करना, उसके ऊपर से और जाना है। क्या अभी भी मोह है, क्या उसके मेरे भीतर अभी भी अहंकार है। अपने उस फ्लॉ पर काम करना, अपने आप को शून्यता में लाना। ये कोई ऐसा नहीं है क्योंकि कोई मेडल हो गया आध्यात्मिकता का, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सब कुछ हमारे विचार है, सब कुछ हमारी सोच है, सब हमारी व्यवहारिकता है, हमारा एटीट्यूड है। मैं ध्यान कर रही हूँ, मेरे अंदर धैर्य है या मैं अभी भी इगोइस्टिक वे में बोल रही हूँ, तो ये शून्यता है।
फ्रेंड्स, हम समझ गए आज शून्य का अर्थ। शून्य कोई एक ऊपर से उड़ी हुई चीज नहीं है, ये बहुत आसान है। हम जब समझ लेंगे तो शून्य सब कुछ शून्य हो जाएगा, और जिस दिन सब कुछ शून्य हो गया, समझ लीजिए सृष्टि का प्रारंभ हो गया। हमारे अंदर एक अलग सृष्टि का प्रारंभ हो गया। बहुत सुंदर। तो श्वेता जी, मुझे कैसे पता चले कि मैंने जो ध्यान मैं कर रही हूँ, मैं ध्यान में आई हूँ, तो ये मेरा ध्यान में आने का पहला जन्म है या पिछले बहुत से जन्मों से मैं ध्यान करती आ रही हूँ? कैसे मुझे पता चलेगा? देखिए, जब हम तीसरा नेत्र हमारा सक्रिय होता है ध्यान करने से, तो कई बार हमें अपने कई पिछले जन्मों की झलक उसके भीतर महसूस होती है। ठीक है, और ये नहीं कि हम अपने पिछले जन्म देख रहे हैं, हम उसे महसूस भी कर सकते हैं। अपने पिछले जन्मों से हमें क्या संदेश मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें कई अपने पिछले जन्मों के जो संदेश मिल रहे हैं या हमें दिखाई दे रहे हैं, उनमें हम कई बार ऐसे ग्लिम्स हमारे सामने आते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ध्यान से मेरा जो कनेक्शन है वो आज का नहीं, वो पुराना है। एक तो ये जरिया है समझने का। दूसरा क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं, हम इतनी सहजता से ध्यान करते हैं कि हमें खुद ही महसूस होने लगता है कि ये ध्यान मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, इसे मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। और बहुत सारे ध्यानियों को ऐसी अनुभूति होती है कि उनका कई बार ये भी होता है कि पूजा पाठ में मन ना लगना, सिमरन में मन ना लगना, जाप में मन ना लगना। वो क्यों? क्योंकि वो उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उनकी आत्मा तैयार होती है। ये सारी पढ़ाई या जीवन के जो अनुभव हैं वो अपने किसी पिछले जन्मों में कर चुके हैं, तो अभी उनकी आत्मा को क्या अनुभव करना है? ध्यान का। तो उनको अनुभूति होती है कि मैंने ध्यान करा तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिली। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ आपके सामने कि मुझे हमेशा अनुभव होता था कि मैं ये ध्यान पहले नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। सेटिस्फेक्शन होती थी अपने अंदर। तो ये इस तरह से हम जान सकते हैं कि ये ध्यान जो है मेरी कई जन्मों की यात्रा है या मैं पहले भी कर चुकी हूँ। कोई एक न्यूनेस नहीं लगती, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं कर चुकी हूँ, ये मैं सीख चुकी हूँ, इसे मैं समझ चुकी हूँ। और वहीं से लेकिन हमारे लिए कोई नया पाठ होता है, जैसे हमें अंत और आरंभ की बात करी, तो मैं भी ध्यान करके हमारे लिए एक नई शुरुआत होती है। तो हम ध्यान के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया अनुभव करते हैं। सो इसलिए ध्यान जो भी जानकारी, जो भी ज्ञान हमें हमारे भीतर से प्रदान कर रहा है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं कि हमें स्वयं ही पता चल जाएगा कि ये पहला जन्म है या हम पिछले भी जन्मों में ध्यान कर चुके हैं। तो श्वेता जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे पिछले जन्म के ध्यान अगर हमें पता करना है, पिछला जन्म, पास्ट लाइफ, तो क्या हमें कोई म्यूजिक हमको हेल्प करता है इसके लिए? कि म्यूजिक कोई विशेष प्रकार का कोई म्यूजिक मेडिटेशन हो, मतलब मेडिटेशन म्यूजिक हो हमारा, और हमें पता चल जाए कि हमें पिछले जन्म कुछ ऐसा होता है? ये आत्मा पर निर्भर करता है, हर एक ध्यानी पर निर्भर करता है। अब कई ऐसे म्यूजिक होते हैं जो आपकी ब्रेन वेव्स को सक्रिय कर देते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय कर देते हैं, या ऐसी गाइडलाइंस हो सकती हैं जो सक्रिय कर देती हैं, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है और आपको आपके पिछले जन्मों के बारे में ज्ञात होता है। एक इसमें और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, कोई खास इंस्ट्रूमेंटल आपके किसी जन्म से संबंधित हो, अगर आप उस संगीत से संबंधित हो जाते हैं तो आपको अपने पिछले जन्म का कोई ग्लिम्स, कोई ज्ञान, कोई उद्देश्य उस म्यूजिक की सहायता से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए पत्री सर हमें कहते हैं कि हम जो संगीत है हम उसको अपने ध्यान में रखें। अगर हम उसको अपने ध्यान में रखते हैं तो वो हमारी जो आत्म उन्नति है उसको और बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। सो संगीत का सहारा हम ले सकते हैं, डिपेंड करता है, हम चाहे तो ले, चाहे तो ना ले। मतलब ये हेल्पफुल है? हेल्पफुल है, बिल्कुल है।
बिल्कुल हेल्पफुल है मतलब बिल्कुल हमको मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हम पास्ट लाइफ के विषय में जानना चाहते हैं। और कुछ इस तरीके के म्यूजिक हैं जो हमारी ब्रेन वेव्स को थोड़ा सा एक्टिव कर देते हैं। ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि पास्ट लाइफ में जाना उसके लिए म्यूजिक कितना हेल्पफुल है, और हमने पीछे ध्यान किया है या नहीं किया है ये भी जानना बहुत सरल है। तो श्वेता जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान करने से केवल ध्यानी को ही लाभ होता है या उसके सराउंडिंग में जो और लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं या मित्रगण हैं या जो भी कोई है, क्या उन पर भी, जैसे मैं ध्यान कर रही हूँ तो मेरे ध्यान से जो मुझे ऊर्जा मिल रही है, क्या औरों को भी वो वितरित होती है क्या? बिल्कुल। अगर घर में मान लीजिए एक ध्यानी है, एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, उसके ध्यान करने से धीरे धीरे उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसका जो आभा मंडल की ऊर्जा है या उसकी जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे पूरे घर में फैलेगी। उसका असर परिवार के हर एक सदस्य पर होगा, उसके ऑफिस में भी होगा। अब एक ध्यानी है, वो ध्यान करने से धीरे धीरे जैसे पॉजिटिव होगा, वो अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ही कार्यरत रहेगा। उसकी पॉजिटिविटी जब दूसरों तक जाएगी तो आप देखेंगे कि उनमें भी परिवर्तन होना शुरू हो गया। और ये अपने आप सहजता से होता है। और इसमें ये मैटर नहीं करता है कि घर में कितने सदस्य हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं, थोड़ा बहुत कम अधिक से अधिक प्रभाव आप हर एक व्यक्ति के अंदर देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक कार एक व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, तो उसके साथ जो भी कार में बैठे हुए हैं सब आनंद ले रहे हैं, सब उस राइड का मजा ले रहे हैं और अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेंगे। इसी तरह से एक ध्यानी जो एक परिवार में है, उसकी ये जिम्मेदारी है ध्यान करने की, लेकिन उसके साथ पूरा परिवार इन्वॉल्व है, उसका दफ्तर इन्वॉल्व है, तो उसमें उस राइड में सब सम्मिलित है, ऊर्जा हर एक तक जाएगी। आज हम सब ध्यान के इस सूत्र में बंध रहे हैं। वो कैसे बंध रहे हैं? ऊर्जा का सूत्र। अपने आप ये ऊर्जा जो है विस्तृत हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा सूत्र भी है, लॉ है इस ब्रह्मांड का, कि ऊर्जा है जो वो अपने विस्तार का स्थान अपने आप बनाती रहती है। ऊर्जा को जहां जिस तक जाना है वो जाएगी। इसी तरह से ध्यान की ऊर्जा है। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरे परिवार का ये सदस्य ए सदस्य ध्यान करे। अब मान लीजिए आपका ए सदस्य ध्यान नहीं कर रहा है, शायद सी सदस्य ध्यान कर रहा है। आपकी ऊर्जा जिस तक जानी है वो अपने आप जाएगी। मे बी आपका वो केंद्र बिंदु है या नहीं है, लेकिन ऊर्जा को तो अपना विस्तार करना है। जब उस इंसान का समय आएगा, वो अपने समय के अनुसार वो भी ध्यान करेगा। सो इसलिए ध्यान की ऊर्जा का विस्तार हमेशा होता है। आप ध्यान करते रहें और आपका ध्यान की ऊर्जा अपने आप आपके घर में, आपके ऑफिस में कार्य करती रहेगी। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं लेट कर ध्यान करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे बैठकर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो क्या लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें बैठकर ध्यान करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका शरीर अस्वस्थ है तो आप लेटकर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर बार आप लेटकर ही ध्यान करें। उससे क्या होगा, आपका नींद में आप जाने के चांसेस रहते हैं, और इतने अच्छे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस से मे बी आप वंचित भी रह सकते हैं। तो इसलिए जितना प्रयासरत हो आप बैठकर ध्यान करें। आधा घंटा, 40 मिनट, जितना भी आपका शरीर आपको अनुमति दे रहा है बैठने की, उतनी देर बैठे। उसके बाद आप अनफिट फील कर रहे हैं, आपको लेटना, आप लेट के उसी पोस्चर में सो जाएं, आराम करें। अपने आप को हमें पेशेंट नहीं बनाना है, हमें अपने आप को एक एक्टिव इंसान बनाना है, ध्यानी बनाना है। तो हम जितनी कोशिश हो सके बैठकर अधिक से अधिक ध्यान करें। और सर ने हमारे लिए ये वैसे ही इसको सुखासन ध्यान बनाया है, बहुत करा है। हाँ, हमें कोई पद्मासन नहीं लगाना, कोई योग मुद्रा नहीं करनी है, हमें बस साधारणता से बैठना है। और जो टांगे हैं हम उनको फैला सकते हैं, पोस्चर को हम बदल सकते हैं आंखें बंद रखते हुए, क्योंकि 80% हमारी ऊर्जा हमारी आंखों में, 10% हाथों और टांगों के भीतर है। तो आंखें बंद रखते हुए हम हाथ पैर के पोस्चर को चेंज कर सकते हैं।
हम 80% ऊर्जा पर फोकस करेंगे। हम कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन लेट करने के स्थान पर अधिक से अधिक एक्टिव होकर, अलर्ट होकर ध्यान करें। तो श्वेता जी, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए, बहुत से लोग डरते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे कोई आत्मा दिख रही है, काला साया दिख रहा है, तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? नेगेटिव, मतलब साइड इफेक्ट्स से मेरा मतलब नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? देखिए, ऐसे अनुभव होना, मान लीजिए जैसे अभी आपने कहा कि आत्माओं का नजर आना, इट मीन्स आपका कोई चक्र ओवर एक्टिव हो गया है। जैसे आत्माओं का नजर आना, इट मीन्स आपका थर्ड आई चक्र जो है वो ओवर एक्टिव हो गया है। आप पॉजिटिविटी देखने के स्थान पर आप नेगेटिविटी को भी देख रहे हैं। ये ब्रह्मांड जो हम चाहते हैं वैसे ही कार्यरत हो सकता है। हम इस ब्रह्मांड को, हम इस विश्व ऊर्जा को बता सकते हैं मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जो अनुभव आपको नहीं चाहिए आप उसके लिए मना कर सकते हैं। मुझे उन आत्माओं को नहीं देखना, मैं तुरंत ही ये ब्रह्मांड को कह सकती हूँ। मुझे अपना ध्यान पॉजिटिविटी पर सक्रिय करना है, तो वो मैं इस ब्रह्मांड को, उस ऊर्जा को मैं बता सकती हूँ, तो मुझे वैसे एक्सपीरियंसेस, अनुभव नहीं होंगे। साइड इफेक्ट हमारे दिमाग में है, ध्यान में नहीं है फ्रेंड्स। ध्यान के अंदर पॉजिटिविटी है। ये ऊर्जा इतनी इंटेलिजेंट है कि हमारी जैसे जैसे बुद्धि चेतना में परिवर्तित होती रहेगी, हमें वैसे वैसे अनुभव आएंगे। जिस तरह से माँ हमेशा अपने बच्चे को भोजन एक बहुत सुंदर सारी थाली के अंदर प्रस्तुत करके देती है, उसमें हर रंग को डाल के देती है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, कि मेरे बच्चे को हर स्वाद आए। उसी तरह से ये कॉस्मिक ऊर्जा है कि हमें हर स्वाद लेना है, हमें वैसी ही ऊर्जा हमें प्रस्तुत की जाएगी। तो इसलिए हम इस यूनिवर्स के साथ हमेशा अपना जो कनेक्शन है, अपना संपर्क है, उसको बेहतर करें, पॉजिटिव करें। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी अनुभव, कुछ भी ऐसा, आप पूरी तरह से ध्यान करते हुए सुरक्षित हैं। कोई भी असुरक्षा आपको अनुभव करने की जरूरत नहीं है। माँ कोई भी आपको ऐसा टेस्ट नहीं देगी जो बच्चे को लगे बच्चे के अनुसार नहीं है। अगर मिर्ची तीखी है तो मीठा भी माँ जरूर देगी। यस, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए कि ध्यान के कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसमें केवल पॉजिटिवनेस है या मिरेकुलस, यही दो चीजें हैं। केवल हमको लेना आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो श्वेता जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम परचेज नहीं करते, हमको पिरामिड्स पेपर के बना लेंगे। तो पेपर के पिरामिड्स में भी क्या उतनी ही ऊर्जा होती है जितनी हम बाजार से या कहीं से भी परचेज कर रहे हैं उनमें है? बिल्कुल, हम जो पेपर है उससे हम पिरामिड जो है वो निर्मित कर सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण ये है कि आप जिस डिग्री एंगल से उसको निर्मित कर रहे हैं वो एक तो सही हो, सेकंड जो आप पेपर की क्वालिटी ले रहे हैं वो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। यानी कि जैसे बिल्कुल पतला पेपर हम नहीं लें, उससे क्या होगा, उसका जो एंगल है वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए आप मजबूत या मोटा पेपर आप ले सकते हैं जो थोड़ा सा काटने में हमें जिसे प्रयास करना पड़े, और उससे जो अपना आप पिरामिड निर्मित करें। उसका अगर एंगल इधर उधर हो जाएगा तो ऊर्जा के आने में जो है वो बाधा होगी। ऊर्जा को सही रूप से प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम पेपर से भी जो पिरामिड निर्मित कर रहे हैं उसका डिग्री और एंगल सही रूप में हो। मतलब हमें ये चिंता की आवश्यकता नहीं है कि हम पेपर का नहीं बनाए, ऊर्जा सब में बिल्कुल समान रूप से होती है। वंडरफुल। तो फ्रेंड्स, खुद बनाइए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। कहाँ से, कैसे, किस एंगल से, किस प्रकार बनाएं। केवल हार्ड पेपर होना चाहिए जिससे कि उसका एंगल चेंज ना हो, क्योंकि ये गोल्डन एंगल है, इसी ही एंगल से हम सबको ऊर्जा मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से श्वेता जी आज आपने हमको और हमारे सारे ध्यानी मित्रों को बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारा ज्ञान दिया। तो एक सुंदर सा, प्यारा सा, एक क्रिस्प सा मैसेज और दीजिए हमारे मित्रों को। ये मेरा कर्तव्य बनता है हर एक ध्यानी के लिए
कि ऐसा संदेश देना। देखिए दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, हमें संतुलित बनना है, संपूर्ण बनना है। संपूर्ण और संतुलित हम कैसे रहेंगे? जब हम अपने आध्यात्मिक और संसारिक जीवन को भरपूर जिएंगे। जैसे भगवान बुद्ध ने हमें मध्य मार्ग का संदेश दिया, ना पूरी तरह से संसारिक, ना पूरी तरह से आध्यात्मिक, यानी कि हमें दोनों रास्तों पर चलना है। अपने सभी संसारिक कर्तव्यों को भी निभाना है और अपनी ध्यान यात्रा को भी जारी रखना है। ध्यान यात्रा से जो हमें बुद्धि प्राप्त हो, हम उससे अपने संसारिक जीवन को कार्यरत रहें और अपने इस जीवन को भरपूर जिएं। ये नहीं सोचना सारा दिन ध्यान 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 और सारा दिन काम काम काम। दोनों चीजें जरूरी हैं। ध्यान के माध्यम से जो ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं, उस ऊर्जा का सदुपयोग हम अपने संसारिक जीवन में करें। और संसारिक जीवन में जो हमें प्राप्ति हो रही है, अनुभव हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? हमारा आध्यात्मिक जीवन के जो अनुभव है, हमारे आत्मा के ये जो हम यहाँ पर धरती पर अनुभव लेने आ रहे हैं, उसका खजाना भर रहा है। सो हर हाल में अपने जीवन को हम भरपूर जिएं, ध्यान करें, जागरूक रहें, प्रसन्न रहें और आनंद से अपनी इस जीवन यात्रा को हम संपूर्ण बनाएं और यहाँ से खुशी खुशी वापस जाएं। तो श्वेता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से आज हमको समझाया कि किस प्रकार हमारी थर्ड आई ओपन होती है, हमें कैसे पता चले कि थर्ड आई कैसे ओपन हो गई, हमारी इंद्रियां कैसे सक्रिय हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। कितने प्यारे तरीके से आज आपने हमको कितना कुछ समझाया है कि हम सब ध्यानी मित्र बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ समझ गए कि किस प्रकार ध्यान करना है, किस प्रकार पिरामिड्स बनाने हैं, कैसे अपने जीवन को आनंदित बनाना है और दूसरों के लिए भी रास्ता कैसे बनाना है। तो बहुत सुंदर श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अमूल्य समय हमको दिया और हमारे मित्रों को और हमको इतना ज्ञान परोसा। थैंक यू विभा जी। ये मेरी बहुत बहुत प्यारी मेरी यात्रा आज आप सबके साथ साझी हुई। आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे सूत्रधार बनने के लिए, और पीएमसी हिंदी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही अच्छे अच्छे मास्टर्स हम आपके साथ, आपके लिए, हम सबके लिए लाते रहेंगे, जिनसे हम बहुत सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो हमारे साथ सदा बने रहिएगा। नमस्ते पीएमसी में।